हेलो फ्यूचर एई एस्पिरेंट्स। हम बात कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट की। आज हमारा लेक्चर 3 है। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं एंड आज हमारा लेक्चर 3 है। तो आगे आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। सो आई होप कि आप लोग एक सीरीज वाइज लेक्चर देख रहे होंगे बिना स्किप किए। एंड हम इस सोर्स के बारे में बात कर रहे थे। जो लोग नए हैं, लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही है, बट नो, द सेशन इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर ट्राइंग टू और हु आर होपिंग टू बिकम ए इन उत्तर प्रदेश इन देयर ओन स्टेट। सो आप जाके मेरा लेक्चर 1 देख सकते हो। एंड हमारे पास यूपीएससी ए का 4 क्वाड्रपल 1 कोर्स है, तो आप जाके वहाँ परचेज भी कर सकते हो। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ खत्म होगा और या फिर कुछ कुछ सेशंस इसके डिजास्टर मैनेजमेंट के यूट्यूब में कवर हो जाएंगे। यहाँ तो मैं पार्शियली कवर कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको सेशन और डिटेल में मिलेगा। इसके साथ ही जीएस की जो बाकी तैयारी है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे रिस्पेक्टिव फैकल्टीज इस चैनल पर ला रहे हैं, तो आप उसको भी देखें एंड लाभान्वित हूँ। एंड आई होप कि सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा एंड यू आर ईगर टू ज्वाइन आवर कोर्स। सो हम बात कर रहे थे लेक्चर 1 में कि ये सारे कोर्सेज सोर्सेज हैं, और ये हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 ये रेफरेंस बुक है जहाँ से ये सारा डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई आपको करवाई जाती है। इवन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी यहीं से आपको पढ़ाया जाता है ना। आप बड़े बड़े कोचिंग्स जो होंगे सिविल सर्विसेज के, तो वो भी यहीं से डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाते हैं जहाँ से मैं आपको बता रहा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये कुछ जरूरी की टर्म्स है जिनका मैंने लेक्चर 1 में कवर किया है। इसके साथ ही मैंने डिजास्टर को कवर किया है, हजार्ड्स क्या होते हैं उनको देखा है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है उस पर फोकस किया है, रिस्क क्या होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स पे फोकस किया है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को हमने काफ़ी अच्छे से बखूबी समझा है। एंड आई हो डोंट थिंक दैट अगर आप इसको अच्छे से करते हो और आप किसी वो एनडीएमए वाली 2019 वाली किताब पढ़ रहे होते हो, तो आपका पूरा सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नो नीड टू आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो 3 की स्टेजेस मैंने इतने बढ़िया से आप लोगों को बताया है, तो आप लोग इसको जाके हल्के मत लेना, ठीक है। एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्लानिंग के बारे में हमने बात करी थी, और डीआरआर फ्रेमवर्क के बारे में हमने बात करी थी कैसे कैसे होता है। उसके बाद आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पे आएंगे जिसका टाइटल है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। मतलब डिजास्टर जब होती है तो उसको हम लोग कैसे प्रबंध करते हैं, इंडिया में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको हम लोग इस मतलब आप समझ रहे हैं कैसे हम लोग एक डिजास्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसे तो अगर आपके बगल में कहीं डिजास्टर हो जाए तो आप चले जाओगे, लेकिन हु गवर्न्स, कैसे आप सब मैनेज कर रहे हैं उसको, ठीक है, उस पे बात करते हैं। उस पे बात करेंगे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया कैसे सरकार और हम सब मिलकर उसको मैनेज कर रहे हैं। तो आइए उस पे बात करेंगे। तो टाइटल डालते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो हमारे पास जो लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो इंडिया में है उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब कौन इसको कानूनी तरीके से, कौन एक इंस्टीट्यूट के तरीके से एक फ्रेमवर्क इसको हम लोग गवर्न करेंगे, ठीक है। इन इंडिया। तो पहले क्या होता था कि हमारे पास जो भी डिजास्टर्स होते थे उसका हम लोग, होता नहीं था पहले, कैसा था, सब कुछ अनप्लान्ड था।
अब आपको जब अब चीजें जब बढ़ गई, विज्ञान ने प्रगति कर ली और प्रोन्नति कर ली, उसके बाद ये सारे चीजों का फ्रेमवर्क चेंज हो गया। पहले क्या होता था, रिएक्टिव बेस्ड होता था सिस्टम। मतलब कि आपके पास एक्टिविटी बेस्ड रिएक्टिव सेटअप था। जैसे कि कुछ भी होता है उसके बाद ही हम लोग रिएक्ट करते हैं। भूज अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, पहले क्या होता था, भूज अर्थक्वेक हो गया, उसके बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा इतनी बिल्डिंग क्लोज थी। मतलब अब आप देखिए, भूज अर्थक्वेक जब 2001 में हुआ था, तो उसमें ऐसा हुआ था कि जब अर्थक्वेक ने हिट किया 8.3 रिक्टर स्केल से फॉर अराउंड 5 मिनट्स, और इतने एक अराउंड रेंज किया था। आफ्टर मैथ जो इफेक्ट था उसका 5 मिनट्स तक था। उसके बाद क्या हुआ कि जब सारे बिल्डिंग कोलैप्स हो गए, डेमोलिश हो गए, तो जब जो फाउंडेशंस थे, मतलब जो एनजीओज वगैरह थी, अगर वो गाड़ी से ही पहुंचना चाह रहे थे, अगर अपनी टीम लेके दमकल जो फायर व्हीकल वगैरह जो आना चाह रही थी, वो ही नहीं पहुंच पा रहे थे। क्यों? बिकॉज गलियों में स्पेस इतना कम था। गली में जो सड़क होती है, स्ट्रीट रोड, तो उसमें स्पेस इतने कम था कि गाड़ियां ही नहीं पहुंच पा रही थी। अब ऐसे केस में ये तो कंप्लीट फेलियर हो गया चीजों का। तो ऐसे केस में उसको क्या कहते थे, एक्टिविटी बेस्ड। जब जब हादसा हो रहा है तब हम रिएक्ट कर रहे हैं। आज अभी रिसेंटली एक बार कोलकाता में एक ब्रिज गिरा हुआ था, तो वहां पे एक दिल्ली में, सॉरी, दिल्ली में एक मेट्रो का ब्रिज गिर गया था। उसके नीचे 7 मजदूर की डेथ हो गई थी। जब मेट्रो बन रहा था उसके नीचे 7 मजदूरों की डेथ हो गई थी, जब ई श्रीधरन जो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है, तो उनका जो उनके बाद हो रहा था, तो वो जो है गवर्न कर रहे थे, तो उनके केस में सात जो सात सात लेबर थे और कोई एक एक कॉमन सिटीजन था। वो पुल नीचे उसके अंदर से गुजर रहे हैं, वो गर्डर नीचे गिर गया। अब ऐसे केस में ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये तो पूर्णतः जो फेलियर है वो सिस्टम का फेलियर है। आपको ध्यान देना चाहिए कि वहां से नीचे से ना गुजरे, है ना? ये सारा चीज, तो ये सारा जो एक्टिविटी बेस्ड रिएक्टिव सेटअप था पहले, तो इसको बहुत इंप्रूव करके प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही बहुत गुना एक्टिव। आज हमारे पास आज समय ऐसा है कि आप एक फोन उठाते हैं, और फोन में आप जब देखते हैं कि इतना एक्यूरेट डेटा आपके सामने होता है, एक्यू वेदर वगैरह जो भी आप देखते होंगे, तो वहां पे आपको समझ में आता है कि इतने सारे सैटेलाइट के सिस्टम है कि हमारे पास बारिश होने से आधे घंटे तक में आपको पता चलता है कि हर आधे घंटे में यहाँ बारिश हो रही है, नहीं हो रही। तो इट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव रिएक्टिव सेटअप, है ना? हमने हमने एक्टिविटी बेस्ड रिएक्टिव सेटअप को हटाकर प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क में प्रोसीड किया है, और ये काफी अच्छी बात है कि देश हमारा इस तरह प्रगति कर रहा है। तो और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम, जहां हम रिस्क रिड्यूस कर पा रहे हैं। एम आई राइट? तो आई होप कि इतनी बात आप क्लियर हुई। लेट्स राइट इट डाउन। ओके, सो एक्टिविटी बेस्ड रिएक्टिव सेटअप से अब हम लोग ट्रांसफर कर गए हैं। ठीक है ना? तो ये लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। क्या आया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो इसमें क्या किया इन्होंने? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 3 स्टेजेस में इन्होंने बात किया। इन्होंने तीन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने 3 चीजों में इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। पहला इन्होंने बाइफरकेट किया, ठीक है, पहला इन्होंने बाइफरकेट किया आपका एनडीएमए में।
एनडीए में हो गया, दूसरा स्टेट, एक हो गया नेशनल लेवल पर, एक हो गया स्टेट लेवल पर, और दूसरा तीसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ऐसे इन्होंने मेंटेन किया। और तीसरा हो गया डीडीएमए, है ना। इसका मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने 3 चरणों में इसको इन्विसेज किया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसीज आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ठीक है, यहाँ से जो सारे इंस्टीट्यूट हैं, जो सारे मतलब संविधान के तरह से प्रोटेक्टेड है, तो वो सारा चीज यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या कह रहा है, कौन कौन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का नेशनल लेवल क्या है हमारे पास। ये कौन गवर्न करता है, सारा जो कोऑर्डिनेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, वो कौन गवर्न कर रहा है पता है आपको, गवर्न कर रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन देखता है पूरा डिजास्टर आपके पास, कौन देखता है, घर का मुद्दा है तो कौन देखेगा, एक्सटर्नल मिनिस्टर तो देखेगा नहीं। कौन देखेगा, आपका फॉरेन मिनिस्टर, तो ये फॉरेन मिनिस्टर तो देखेगा नहीं, और क्या नाम है, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री तो देखेगी नहीं, हु विल लुक इनटू दैट, तो होम मिनिस्ट्री देखेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये आकलन, यहाँ से रटना आसान हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल लुक इनटू दिस। ओके, तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे टीम आती हैं। एनडीए में हो गया, नेशनल लेवल पे हम लोग बात करेंगे तो एनडीए में हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो गया, एनडीआरएफ हो, एनडीआरएफ की टीम सुनते होंगे ना, कहीं पे भी आप जो उत्तराखंड में जो हुआ था, है ना, तो वहां पे भी यही टीम आई थी। नेशनल एनआईडीएम हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, है ना। होम गार्ड्स हो गए, उत्तराखंड में होम गार्ड्स बहुत है ना, अब बिहार में बहुत सारे होम गार्ड्स हो गया। ठीक है, होम गार्ड्स हो गया। एंड सिविल डिफेंस हो गया, सिविल डिफेंस हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास आर्म फोर्सेस हो गए, राइट। तो इतने सारे लोग इसमें आते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे रेफर कर सकते हो, ये सारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है एट नेशनल लेवल। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे अब बात करेंगे कि क्या क्या हमारे पास हैं प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि आप एक बात करोगे तो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, हमने कल एक्सप्लेन किया था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या कह रहा है। आज उसके ऊपर क्या क्या प्लेटफॉर्म है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। तो एनपीडी, इसको बोलते हैं एनपीडीआरआर। ओके, सो डोंट फॉरगेट इट, एनपीडीआरआर। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से लिख रहे होगे, जैसे मैं नोट्स आपके सामने तैयार कर रहा हूँ। तो एनपीडी क्या हो रहा है, ये तो मल्टी स्टेक होल्डर एक डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है। ठीक है, ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन इसको चेयर करता है, इसको कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको चेयर करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, हु कंट्रोल्स इट, यूनियन होम मिनिस्टर। कौन है अभी, पता होगा आपको, यूनियन होम मिनिस्टर्स, है ना, एंड अदर मिनिस्टर्स एज इट्स मेंबर। ठीक है, तो ये सारा चीज है। और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है, जितना आपको बोल रहा हूं मैं उतना ही, ठीक है। टू रिव्यू द प्रोग्रेस, जब एग्जाम आए तो ये मेरी वीडियो को 2x में जाके आप लोग देख लेना। टू प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम
फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, अप्रेज द एक्सटेंट एंड मैनर इन विच, आप लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ लेक्चर वैसे आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इन विच द डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी हैज बीन implemented by the central and state government। ठीक है, तो आपको इसका पूरा एक डेफिनेशन आप फिर से पढ़िए, आपको समझ आता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द रिव्यू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना मेड इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अप्रेज द एक्सटेंट, है ना, उसको और बढ़ावा देना, एंड मैनर इन विच डिजास्टर पॉलिसी हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये काम होता है आपका एनपीडीआरआर का, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, एक साइकिल बनी हुई है, जैसे कि आपके पास एमपी होता है ना, हाउस होती है, लोकसभा होती है, उसके नीचे होते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ही आप जाओगे स्टेट में तो विधानसभा होती है। जैसे आपके सेंट्रल में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके नीचे होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसी तरह स्टेट में होते हैं कौन, चीफ मिनिस्टर, और उनके नीचे उनके मिनिस्टर्स। तो ऐसे करके एक हायरार्की बनी हुई है। नेशनल की हायरार्की आप समझ जाते हो तो स्टेट की हायरार्की अपने आप समझ आ जाएगी। और उसके बाद स्टेट के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट में प्रोसीड करेंगे। तो ये सारा चीज। तो अब आते हैं, अगला क्या है हमारे पास, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है, तो क्या होता है, इसको कौन देखता है, ये सब होम मिनिस्ट्री के ही पार्ट है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कौन देख रहा है, यहाँ पे आपको देख रहा है ये यूनियन होम मिनिस्टर देख रहे हैं, और अदर मिनिस्टर्स है ना एज इट्स मेंबर। और यहाँ पे कौन देख रहा है, यहाँ पे कौन देख रहा है, ये कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर, constituted under the DM Act 2005, ठीक है, एंड चेयर्ड बाय, कौन इसको देखता है, कौन इसके चेयरपर्सन होते हैं, चेयर्ड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यूनियन होम सेक्रेटरी कौन है, ठीक है। इट एक्ट्स एज द कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी फॉर डिजास्टर। बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि ऐसे ये चीप है, नो, इट्स वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। और इन इंडिया, ठीक है। तो क्या है ये, एक तरीके से ये क्या, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी है सब चीज के लिए। कौन इसको देखता है, तो ये यूनियन यूनियन होम सेक्रेटरी इसको देखते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग और मॉनिटरिंग बॉडी है, ये अंडरलाइन कर लेना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि और क्या हमारे पास है। तो अब हम लोग बात करेंगे एनडीएमए की। सुने होंगे इसका नाम आप लोग, लगता है यूपीपीएससी के चेयरमैन बहुत सोच समझ के सोच समझ के जो है
इसका सिलेबस डिफाइन किए हैं। चाहे अर्थक्वेक आ जाए चाहे कुछ आ जाए, तो यूपी के इंजीनियर्स कभी पीछे ना रहे, सबको पता रहे कि क्या टीम है क्या है, वैसा वैसा है ना। तो काफी जो है रिसर्च करके ये 22 सब्जेक्ट्स आई है लिस्ट में। ईएससी का ही बाप निकल गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि क्या होता है, ये क्या करता है, इट इज एन एपेक्स बॉडी, इससे ऊपर कोई नहीं। इट इज एन एपेक्स बॉडी। जैसे सुप्रीम कोर्ट एपेक्स है ना, उसी तरह फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कंस्टिट्यूटेड, मैंने आपको आर्टिकल की बात कर रहे थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, कंस्टिट्यूटेड अंडर द डीएम एक्ट 2005 एंड हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, एनडीए में कौन के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ऊपर आपने कौन देखा, ये इसको कौन हेड कर रहा है, एनपीडीडी एनपीडीआरआर। तो इसको हम लोग यूनियन मिनिस्टर हेड अप कर रहे हैं, तो इसको आप लोग को भूलना नहीं है। और ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन हेड कर रहा है, ये तो यूनियन होम मिनिस्ट्री इसको हेड ऑन कर रहा है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंक्ड ऑफ द पॉलिसीज प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एनडीएमए का काम है। ठीक है, और भी इसके डिटेल्स में जो बातें हैं वो हमारे कोर्स में मैं आपको करूंगा, यहाँ मैं आपको केवल एक एक काइंड ऑफ एक्सपर्ट दे रहा हूँ, सारा चीज मैं यही प्रोवाइड कर दूंगा, तो हम लोग कमाएंगे खाएंगे क्या। ठीक है, तो उस पे मैं बात करूंगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, एनआईडीएम। क्या है ये एनआईडीएम? तो एनआईडीएम क्या है, एकदम नोडल एजेंसी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग। अरे मतलब एक इंस्टीट्यूट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, अब वहां पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग तो पढ़ाएगा नहीं, है ना, पॉलिटी तो पढ़ाएगा नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे डिजास्टर संबंधित बातें की जाएंगी। कैसे हम लोग और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम किसी हादसे को और अच्छे से टैकल कर सकते हैं, उस पे बात होगी ना। ट्रेनिंग, वही सब चीजें हैं, है ना। होल वर्ड से आपको समझ जाना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट अगर डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो वो क्या कर रहा है, रिसर्च करेगा, डॉक्यूमेंट पब्लिश करेगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में 5 जोन थे, अब जोन 6 हो गया। कैसे हुआ, इसका भी हाथ है ना, इस इंस्टीट्यूट का भी हाथ है। डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी, तो ये सारा चीज है।
एडवोकेसी। ठीक है। उसके बाद हम कौन देखते हैं, और भी इसमें कई सारी चीजें हैं जो मैं अपने कोर्स में बताऊंगा आप लोग को, मैंने पहले ही बता दिया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कमेंट करिएगा कि आपने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का कहाँ कहाँ योगदान देखा है। न्यूज़ में सुनते होंगे तो कमेंट करिएगा कि कहाँ कहाँ आपने उसका योगदान देखा है। इससे आपको याद रहेगा कमेंट करने से। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो ये एक स्पेशलिस्ट रिस्पांस फोर्स है। इसमें लोग बहुत ट्रेंड होके आते हैं, लोग सीआरपीएफ वगैरह छोड़कर इसमें आते हैं, मतलब सीआरपीएफ के बाद इसमें आते हैं, कुछ लोगों को इसमें ट्रांसफर किया जाता है, स्पेशली इसीलिए कहा जा रहा है स्पेशलिस्ट रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक है। दैट कैन बी डिप्लॉयड इन अ थ्रिएटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर। ठीक है। एट प्रेजेंट बटालियन आप लोग समझते होंगे। विद ईच बटालियन, एक बटालियन में कितने लोग, विद ईच बटालियन ऑफ 1149 पर्सन्स। खास बात है 1149 पर्सन्स फ्रॉम वेरियस। देखिए फ्रॉम वेरियस, यहाँ से आईटीबीपी से हो गया, ठीक है, आईटीबीपी से हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से हो गया, मैंने कहा अभी आपको सीआरपीएफ, सीआरपीएफ से हो गया, और सीआईएसएफ से हो गया, मतलब ये सब जवान हैं, मतलब यही सब लोग आए हैं। ठीक है। एनडीआरएफ में तो ये सारे मिलके एनडीआरएफ बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन स्टेट, एट स्टेट लेवल। अभी हम सेंट्रल की बात कर रहे थे, देखिए एनडीआरएफ हो गया, एनआईडीएम हो गया, एनडीएमए हो गया, है ना, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया, और ये सारा है। तो अभी हम लोग, ये हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे थे, अब हम लोग स्टेट लेवल पे बात करेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल लेवल है। ठीक है। जो वहां पे एनडीए में करती थी वही यहाँ पे एसडीए में करती है। अब आपको रेप्लिकेट करने में आसानी होगी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे भी क्या है ना, मैंडेट्स वहीं पे भी डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 यहाँ पे आएगा, काम करेगा। ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा काम करेगा। यहाँ पे भी जो, इसको कौन चेयर करता है, जैसे वहां पे प्राइम मिनिस्टर चेक वहां पे थे, तो इसके हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेइंग डाउन इस पॉलिसी एंड पॉलिसी, पॉलिसी पॉलिसी बनाएगा यहाँ पे भी। और
है ना, पॉलिसी और यही सब प्लानिंग जो वहां पे एनडीएमए करती थी काम, वो वहां पे स्टेट लेवल पर ये कौन करेगा, एसडीएमए करेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और यही सब चीजें हैं। और यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेक्स्ट बॉडी जो हम लोग बात कर रहे थे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की, वहां पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। है ना, तो यहाँ पे भी देखिए, वहां पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या कर रही थी, वहां पे क्या कर रही थी, वहां पे डीएम एक्ट वहां पे भी था। यूनियन होम मिनिस्ट्री यहाँ कर रहे थे, तो यहाँ के स्टेट के यहाँ पे इसको कौन स्टेट करेगा। ठीक है, तो चीफ सेक्रेटरी करते हैं यहाँ पे कौन करता था, वहां पे, यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में चीफ सेक्रेटरी हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। आप लोग नोट्स में लिखेंगे तो अच्छे से इसको लिखिएगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी करते हैं, कौन करता है इसको, डीएम रिलेटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ, हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है। ठीक ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन, वही चीज है जो वहां पे वो करता था, स्टेट नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, तो ये सारा स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात हुई। उसके बाद ये तो हुआ स्टेट, नेशनल, स्टेट, अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेशनल फ्रेमवर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो यहाँ पे आपके पास कौन है, तो यहाँ पे आपको कौन, डीडीएमए कौन, इसको जो डीडीएमए हमने तीन चीजें पढ़ी थी, एनडीएमए की हमने बात कर ली, एसडीएमए की हमने बात कर ली, अब हम लोग डीडीएमए की बात कर रहे हैं। तो डीडीएमए कौन कर रहा है, डीडीएमए, डीडीएमए इज हेडेड बाय, डीडीएमए इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पूरी पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर होती है, डीएम के, डीसी के ऊपर, विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो विधायक कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, डीसी के साथ रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन सारा जो सोर्स संसाधन है, कैसे कैसे क्या पहुंचाना है, वो डीसी ही करता है। ठीक है, ऑफ द लोकल अथॉरिटी एज द को चेयर पर्सन। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा बखूबी। उसके बाद जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी आती हैं, जैसे पंचायती राज लेवल पर, है ना, वो सारी चीजें हैं। और उसके बाद क्या है, लोकल अथॉरिटीज क्या है, लोकल अथॉरिटीज, तो लोकल अथॉरिटी जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, पीआरआई हो गए, म्युनिसिपैलिटीज हो गई। ओके, डिस्ट्रिक्ट एंड कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो गए, एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज, विच कंट्रोल एंड मैनेज सिविक सर्विसेज
एंड इंश्योर कैपेसिटी, क्षमता बिल्डअप करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हुई आज के क्लास में कि डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया का जो फ्रेमवर्क है वो कैसे कैसे गवर्न होता है। ठीक है, वो कैसे कैसे काम आता है एंड वो कैसे कैसे गवर्न होता है, एनआईडीएम का क्या रोल है, वैसे वैसे स्टेट में रेप्लिकेट होता है, उसके बाद डिजास्टर उसमें चला जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे अपकमिंग सेक्शन लेक्चर नंबर 4 में कि और क्या क्या मुद्दे हैं। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, और हमारा ये जो बैच है यूपीपीएससी ट्रिपल ए का ये ए का क्वाड्रुपल वन में, तो उसको आप जाके रेफर करते हो। ठीक है, कर सकते हो रेफर। तो दिस इज ऑल वी हैव, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड टू गेट सिलेक्टेड इनटू एई।